बासिम 8 साल का लड़का था जो अपने मोहल्ले में इस्लाम की तबलीग करता था। वो रोज़ाना लोगों से मिलता और इस्लाम की खूबियों के बारे में बात करता। उसके अल्फाज में सच्चाई और मोहब्बत होती। लोग उसकी बात सुनते और खुश होते। एक दिन बासिम ने अपने दोस्तों को नमाज की अहमियत बताई और सब ने मिलकर मस्जिद जाना शुरू किया। उन्होंने खैरात दी और दूसरों की मदद की। बासिम के दिल में नेक नियति और ईमान था। उसकी मेहनत से पूरा मोहल्ला सुकून और मोहब्बत का गहवारा बन गया। यूं बासिम ने अपनी उम्र के बावजूद इस्लाम की रोशनी फैलाई। बासिम एक निहायत शरारती मगर ज़हीन लड़का था। इसकी छोटी बहन कश्फ, जो कि इससे कम शरारती नहीं थी। दोनों भाई बहन हमेशा घर में कोई ना कोई नया तजुर्बा करते रहते थे। एक दिन अम्मा बावर्ची खाने में खाना पका रही थीं तो बासिम ने कहा, कशफ, आज हम एक नई मशीन बनाएंगे जो हमें खुद ब खुद होमवर्क करके देगी। कशफ की आंखें चमक उठीं। वाह, फिर तो हमें टीवी देखने के लिए ज्यादा वक्त मिल जाएगा। दोनों ने अपने कमरे में जाकर चीजें जमा करना शुरू कीं। पुराना पंखे का ब्लेड, अब्बू का रेडियो, कुछ पुराने खिलौने और एक खाली जूस का डब्बा। बासिम ने सब चीजें टेप से जोड़कर कहा, ये होगी हमारी होमवर्क मशीन। कशफ ने संजीदगी से कहा, लेकिन ये चलेगी कैसे? बासिम ने फख्र से कहा, बस तुम देखती जाओ। उसने मशीन को ऑन करने के लिए पंखे का बटन दबाया। अचानक ब्लेड घूमने लगा और उनकी बनाई हुई मशीन धड़ाम से नीचे गिर गई। कमरे में शोर मच गया। अम्मा दौड़ती आईं और बोलीं, ये क्या धमाका हुआ है? कशफ ने फौरन जवाब दिया, अम्मी, हमने होमवर्क मशीन बनाई थी लेकिन ये खुद फट गई। अम्मा हंसी जब्त न कर सकीं। बोलीं, मेरे साइंसदानों, पहले अपना होमवर्क खुद करना सीख लो, फिर दुनिया बचाने की मशीन बनाना। बासिम ने सर खुजाया और कहा, चलो कशफ, अगली बार हम सफाई करने वाली रोबोट बनाएंगे। कशफ ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, ताकि हमें अपना कमरा साफ न करना पड़े। अम्मा हंसते हुए बावर्ची खाने वापस चली गईं और दोनों बहन भाई फिर से प्लान बनाने लगे। इनके लिए हर दिन एक नया एक जंगल में 7 कौवे रहते थे। ये कौवे अपनी खूबसूरत काले परों और चालाकी के लिए मशहूर थे। वो हमेशा एक दूसरे का साथ देते और मिलजुल कर रहते थे। एक दिन जंगल में एक बड़ा तूफान आया जिसने बहुत सी चीजें खराब कर दी। 7 कौवे एक दरख्त पर बैठे थे और फिक्रमंद थे कि अब वो कहाँ जाएंगे और कहाँ अपनी हिफाजत करेंगे। इसी दौरान एक नन्हा खरगोश जंगल में इधर उधर घूम रहा था और उसे कौवों की परेशानी नजर आई। खरगोश ने पूछा कि क्या हुआ। कौवों ने बताया कि तूफान ने उनका पसंदीदा दरख्त तबाह कर दिया है जहां वो रहते थे। खरगोश ने कहा, एक साथ मिलकर हम कुछ कर सकते हैं। 7 कौवों और खरगोश ने मिलकर एक मंसूबा बनाया। कौवों ने आसमान से ऊपर से हालात का जायजा लिया और खरगोश ने नीचे से सस्ता महफूज जगह तलाश की। वो सब मिलकर एक नया दरख्त तलाश करने निकले जहां वो दोबारा खुशी से रह सकें। तूफान के बाद 7 कौवे और खरगोश ने न सिर्फ अपनी नई जगह तलाश कर ली, बल्कि जंगल के दीगर जानवरों से भी दोस्ती कर ली। उन्होंने सीखा कि मुश्किल वक्त में मिलजुल कर काम करने से बड़ी मुश्किलात आसान हो जाती हैं। 4 दोस्त अली, अहमद, जैद और समी पार्क में बैठे मज़ाहिया पहेलियां दे रहे थे और सब हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। अली ने पहला सवाल पूछा, वो कौन सी चीज़ है जो हर जगह जाती है लेकिन घर में कभी नहीं आती? अहमद ने मज़ाहिया अंदाज में जवाब दिया, मैं समझा कि ये मेरे इम्तिहान की रिपोर्ट है। सब हंस पड़े। असल जवाब था सड़क। फिर अहमद ने पूछा, मैं एक ऐसा पौधा हूँ जो कभी नहीं बढ़ता और कभी नहीं मरता, पर सब उसे देख सकते हैं, मैं कौन हूँ? जैद ने मजाक में कहा, ये तो हमारा स्कूल का नोटिस बोर्ड है जो हमेशा वैसा का वैसा रहता है। असल जवाब था पेंटिंग। अब जैद की बारी थी। वो क्या चीज़ है जो जितनी ज्यादा खींची जाए उतनी छोटी हो जाती है? समी ने कहा, ये तो तुम्हारी अपनी टेरिटरी है जो खिंचती रहती है। सही जवाब था गेटो। आखिर में समी ने पहेली दी, मैं ऐसी चीज़ों जो ज़्यादा धूप में भीगी नहीं और बारिश में कभी भीगी नहीं, लेकिन हर किसी का दिल जीत लेती हूँ, मैं क्या हूँ? अली ने कहा, ये तुम्हारी मुस्कुराहट है। चारों दोस्त खुश हो गए और हंस हंस कर कहने लगे, पहेलियों का ये मुकाबला तो बहुत मज़ेदार रहा। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लालची बादशाह था जो हर चीज़ को सोने में तब्दील करना चाहता था। एक दिन एक परी उसके पास आई और कहा कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाएगी कि जो भी चीज़ तुम हाथ लगाओगे वो सोने की हो जाएगी। बादशाह बहुत खुश हुआ
और अगली सुबह जल्दी उठकर अपने कमरे की हर चीज को छूने लगा। बिस्तर, कुर्सी, जग, सब कुछ सोने का बन गया। वो अपने महल के बाग में भी गया और फूलों, दरख्तों, जानवरों को सोना बना डाला। लेकिन जब वो नाश्ता करने लगा और रोटी को हाथ लगाया तो वो भी सोने की हो गई। उसे खाने के काबिल कुछ नहीं बचा। बादशाह को भूख लगी, मगर उसके हाथ लगाने से जो कुछ भी होता वो सोना बन जाता। उसकी शहजादी भी इसी तरह सोने की मुजस्समा बन गई, क्योंकि वो उसे छू गया था। बादशाह को अपनी इस ख्वाहिश पर बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि उसने अपनी दौलत के चक्कर में अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपने खाने और अपनी बेटी को खो दिया था। बिलाखिर बादशाह ने अपनी लालच का एतराफ़ किया और सबक सीखा कि दौलत और माल खुशी नहीं दे सकते। असल खुशी हमदर्दी और मोहब्बत में है। एक दफ़ा बादशाह की उंगली कट गई। वज़ीर ने कहा, इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। बादशाह को बहुत गुस्सा आया कि मेरी उंगली कट गई है और तुम कह रहे हो कि इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। बादशाह ने वज़ीर को जेल में डाल दिया। तो फिर भी वज़ीर ने कहा कि इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। एक रोज़ बादशाह शिकार के लिए अपने इलाके से दूर निकल गया और जंगल में ऐसे इलाके में चला गया जहां पर ऐसे लोग रुते थे कि वो लोग साल में एक आदमी की कुर्बानी देते थे। उन्होंने बादशाह को पकड़ लिया। जब उसको ज़ुबा करने लगे तो उन्होंने देखा बादशाह की उंगली कटी हुई है। उन्होंने बादशाह को छोड़ दिया कि हम ऐसे शख्स को कुर्बान नहीं करते जो ऐबदार हो। इस वजह से उन्होंने बादशाह को छोड़ दिया। बादशाह वापस आया तो वज़ीर से बहुत खुश हुआ। उसको बुलाया और कहा, वाकई अल्लाह के अहकाम अल्लाह की कोई बेहतरी होती है। मेरी उंगली कटी थी, मेरी जान बच गई। जब मैंने तुम्हें जेल में डाला उस वक्त भी तुमने यही कहा। तुम्हारे जेल जाने में क्या बेहतरी थी? वज़ीर बोला, अगर मैं जेल में ना होता आपने मुझे शिकार पर लेकर जाना था। आपकी उंगली कटी थी, आपको उन्होंने छोड़ देना था और आपकी जगह उन्होंने मुझे ज़ुबा कर देना था। अब समझ आई कि अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। एक रात बासिम छत पर बैठा था, चाय पी रहा था और आसमान के तारे गिन रहा था। 50वें पे भूल गया। अचानक नीचे से हल्की सी आवाज आई, खर्र खर्र। बासिम बोला, ओहो, ये बिल्ली है या कोई नया वाईफाई कनेक्शन लग गया। नीचे गया तो देखा एक चोर झुककर जूते उठा रहा था। बासिम बोला, भाई जूते चोरना बंद करो, ये तो वैसे भी पुराने हैं। चोर चौंक कर बोला, मैं चोर नहीं, मैं पाँव रिसर्चर हूँ। बासिम ने कहा, अच्छा तो फिर ये बताओ तुम्हारी रिसर्च कब खत्म होगी? चोर बोला, जब तक तुम मुझे पकड़ नहीं लेते। ये सुनते ही बासिम ने जग की चाय उठाई, सीधी चोर के सर पर डाल दी। चोर चीखा, गरम गरम, ये चाय है या बम? चोर भागने लगा, बासिम पीछे दौड़ा। चोर दीवार चढ़ा, लेकिन दीवार की दूसरी तरफ नानी की मुर्गी बैठी थी। चोर ने मुर्गी पकड़ ली और नानी ने पकड़ ली चोर की कान। आखिरकार बासिम ने पुलिस बुलाई। पुलिस आई तो चोर बोला, मैं तो सिर्फ नानी की मुर्गी से इंटरव्यू ले रहा था। पुलिस हंसी और बोली, ऐसा इंटरव्यू पहले कभी नहीं देखा। एक दिन धूप चमक रही थी, परिंदे चहचहा रहे थे और 8 साला बासिम अपनी बहन मोमना के साथ घर के सहन में खेल रहा था। मोमना 5 साल की थी, शरारती मगर बहुत प्यारी। दोनों ने तय किया कि आज वो मोहल्ले में सबके साथ अच्छे बच्चे बनकर दिन गुजारेंगे। हम सबके काम में मदद करेंगे, ठीक है मोमना? बासिम ने बड़े फख्र से कहा। ठीक है, मगर अगर किसी ने हमें बिस्किट ना दिया तो मैं नाराज हो जाऊंगी, मोमना ने मुंह फुलाकर जवाब दिया। बासिम हंसने लगा, अरे बिस्किट तो हम खुद ले आएंगे, मगर पहले अच्छे काम करते हैं। गली के कोने पर नानी अम्मा रहती थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती थीं और हमेशा मुस्कराती थीं। नानी अम्मा के हाथों में थैले भरे हुए थे। बासिम फौरन दौड़कर बोला, नानी अम्मा आप रुकें, मैं ये थैला उठा लेता हूँ। मोमना ने फौरन कहा, और मैं आपको पानी ला दूं?
نانی اماں نے خوش ہو کر دعا دی، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے، تم تو میرے ننھے فرشتے ہو۔ مومنا سر ہلا کر بولی، جی جی، مگر بسکٹ بھی فرشتوں کو پسند ہیں۔ نانی اماں ہنس پڑیں اور دونوں کو ایک ایک ٹافی دے دی۔ چچا رشید کے باغ میں پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، مگر بلی نے گملے گرا دیے تھے۔ باسم نے کہا، چچا رشید ناراض ہو جائیں گے، آؤ مومنا، سب سیدھا کرتے ہیں۔ مومنا نے ایک پھول اٹھایا اور کہا، یہ والا تو میرے بالوں میں لگاؤں گی۔ ارے نہیں، وہ تو چچا رشید کا ہے، باسم نے کہا۔ مومنا بولی، تو پھر آدھا تمہارا آدھا میرا۔ دونوں نے ہنستے ہوئے گملے سیدھی کیے، مٹی صاف کی، اور آخر میں چچا رشید آئے تو خوش ہو گئے۔ واہ بھائی واہ، تم دونوں نے تو میرے باغ میں بہار لا دی۔ مومنا نے فوراً کہا، پھر ہمیں آم دے دیں تاکہ ہم خوشبو کے ساتھ ذائقہ بھی لیں۔ گلی کے کبوتر پیاسے بیٹھے تھے۔ باسم نے پرانا پیالہ ڈھونڈا، پانی بھرا اور رکھ دیا۔ مومنا نے کہا، یہ میرا کام ہے، میں کبوتر آنٹیوں کو پانی دوں گی۔ کبوتر آنٹیاں؟ باسم ہنسا، یہ آنٹیاں نہیں، پرندے ہیں۔ مومنا بولی، مجھے پتا ہے، مگر مجھے سب پیارے لگتے ہیں جیسے آنٹیاں لگتی ہیں۔ جب سورج ڈوبنے لگا تو محلے کے سب لوگ ان دونوں کی تعریف کر رہے تھے۔ نانی اماں نے ٹافیاں دیں، چچا رشید نے آم، اور محلے کی آنٹی صفیہ نے بسکٹ کا ڈبہ دیا۔ مومنا خوشی سے اچھل پڑی، دیکھا، میں نے کہا تھا کہ بسکٹ ملیں گے۔ باسم مسکرایا، ہاں، مگر بسکٹ سے بھی زیادہ مزہ نیکی کرنے میں آیا۔ دونوں گھر گئے، امی ابو نے سنا تو بہت خوش ہوئے۔ امی نے کہا، میری نیک بیٹی اور میرا مددگار بیٹا، آج تم نے محلے کا دل جیت لیا۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اگر دل سے کی جائے تو سب کے چہروں پر خوشی لاتی ہے، جیسے باسم اور مومنا نے اپنے محلے میں خوشیاں پھیلائیں۔ پہاڑوں کے دامن میں ایک خوبصورت سا گاؤں تھا۔ وہاں دو بہنیں رہتی تھیں، حمدیہ اور رحمت۔ ایک دن دونوں نے نانی کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ نانی کا گھر اونچے پہاڑوں کے پار تھا، جہاں ٹھنڈی ہوا چلتی اور چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ نانی کے گھر پہنچ کر دونوں بہنیں بہت خوش ہوئیں۔ نانی انہیں رات کو پیاری پیاری کہانیاں سناتی تھیں اور وہ کہانیاں سنتے سنتے سو جایا کرتی تھیں۔ ایک دن دوپہر کے وقت وہ دونوں بہنیں کھیلتے کھیلتے پہاڑوں کی دوسری طرف نکل گئیں۔ کھیل میں اتنی مگن تھیں کہ وقت کا اندازہ ہی نہ رہا۔ جب سورج ڈھلنے لگا تو انہیں احساس ہوا کہ وہ راستہ بھول گئی ہیں۔ اسی وقت آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ دونوں بہنیں بہت گھبرا گئیں۔ ان کے پاس چھتری نہیں تھی اور گھر کا راستہ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ بارش میں بھیگتے ہوئے وہ ایک درخت کے نیچے پناہ لینے لگیں کہ اچانک ایک بوڑھا آدمی نظر آیا۔ اس کے چہرے پر نرمی اور مہربانی تھی۔ اس نے پوچھا، بیٹیو، تم لوگ کہاں جا رہی ہو؟ حمدیہ نے کہا، دادا جی، ہم راستہ بھول گئی ہیں، نانی کے گھر جا رہی تھیں، مگر بارش نے سب گڑبڑ کر دیا۔ بوڑھے آدمی نے مسکرا کر کہا، فکر نہ کرو، میں تمہیں صحیح راستہ دکھا دیتا ہوں۔ اس نے اپنی پرانی چادر دونوں بہنوں پر ڈال دی تاکہ وہ بارش سے بچ سکیں، پھر لکڑی کے سہارے آہستہ آہستہ انہیں پہاڑی راستے سے نیچے لے آیا۔ کچھ دیر بعد وہ نانی کے گھر پہنچ گئیں۔ نانی دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور فوراً اس بوڑھے آدمی کے لیے کھانا، کمبل اور آگ تاپنے کے لیے لکڑیاں لائیں۔ بوڑھے نے شکر ادا کیا اور کہا، بیٹیو، ہمیشہ یاد رکھو، نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ دونوں بہنوں نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کریں گی، جیسے آج اس نیک دل بوڑھے نے ان کی مدد کی تھی۔ ایک دن سورج آسمان پر آگ کی طرح دہک رہا تھا۔ زمین تپتی ہوئی، درختوں کے سائے سکڑ چکے تھے اور پرندے بھی چپ چاپ اپنے گھونسلوں میں چھپے بیٹھے تھے۔ 8 سالہ باسم کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پانی کی بوتل تھی۔ وہ اپنے گاؤں کے قریب موجود جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سا جوش اور جذبہ تھا۔ اس نے سوچا، آج میں ان جانوروں کو پانی پلاؤں گا جنہیں اس گرمی میں کوئی یاد نہیں کرتا۔ باسم کے والد اکثر کہتے تھے، بیٹا، اللہ کی مخلوق کی خدمت سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہی بات اس کے دل میں نقش ہو گئی تھی۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی خشک پتے اس کے قدموں کے نیچے چرچرائے۔ فضا میں خاموشی تھی، مگر کبھی کبھار کسی پرندے کی آواز سنائی دیتی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا گیا۔ اچانک اس نے ایک کمزور سی آواز سنی،
जैसे कोई मदद मांग रहा हो। बासिम ने चारों तरफ देखा तो एक छोटा सा हिरन कांटेदार झाड़ियों में फंसा हुआ था। उसके जिस्म पर जख्मों के निशान थे और वो थकन से कांप रहा था। बासिम फौरन उसके करीब गया, एहतियात से कांटे हटाए और धीरे से हिरन को आज़ाद कराया। फिर अपनी बोतल से पानी उसके मुंह के करीब किया। हिरन ने आंखों में शुक्रगुजारी के साथ पानी पिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता जंगल की तरफ भाग गया। बासिम मुस्कुराया, उसके दिल में एक सुकून उतर आया। थोड़ी देर बाद उसे एक और मंजर दिखाई दिया। एक छोटा सा परिंदा एक दरख्त के नीचे गिरा हुआ था। उसका पर टूटा हुआ था और वो प्यास से हाँप रहा था। बासिम ने अपने रुमाल में थोड़ा सा पानी डाला और परिंदे की चोंच के करीब ले आया। परिंदे ने पानी पिया, थोड़ा सा संभला और फिर बासिम के हाथ पर आकर बैठ गया, जैसे कह रहा हो, शुक्रिया नन्हे दोस्त। बासिम ने परिंदे को नरमी से एक दरख्त की शाख पर बिठाया और वहां कुछ दाने भी रख दिए। वो दिन भर जंगल में घूमता रहा। किसी नदी में फंसे मेंढक को बचाया, किसी सूखी नाली में प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया। उसके कपड़े मिट्टी से अट गए, मगर उसके चेहरे पर खुशी की चमक थी। शाम होने लगी, आसमान नारंगी हो गया। बासिम ने आसमान की तरफ देखा और बोला, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अपनी मखलूक की मदद का मौका दिया। घर लौटते वक्त उसके दिल में सुकून, चेहरे पर मुस्कुराहट और कदमों में रोशनी थी। उस दिन के बाद गांव वाले जब भी जंगल का जिक्र करते, कहते, वो नन्हा लड़का जो प्यासों को पानी पिलाता है, वो अल्लाह का प्यारा बंदा है। और वाकई बासिम ने साबित कर दिया था कि नेकी के लिए उम्र नहीं, सिर्फ दिल की नरमी चाहिए। खरगोश रहते थे। खरगोश बहुत तेज दौड़ता था और हमेशा अपनी तेज रफ्तारी पर फख्र करता था। कछुआ आहिस्ता चलता था, लेकिन हमेशा मुस्तकिल मिजाजी से अपने कामों में लगा रहता था। एक दिन खरगोश ने कछुए को चैलेंज दिया, चलो दौड़ लगाते हैं, देखता हूं कौन जीतता है। कछुए ने हंसकर कहा, चलो क्यों नहीं। दौड़ शुरू हुई। खरगोश फौरन दौड़ा और काफी आगे निकल गया। वो इतना पुरएतमाद था कि रास्ते में एक दरख्त के साए में सो गया और उसे नींद आ गई। कछुआ आहिस्ता लेकिन मुसलसल चलता रहा। जब खरगोश जागा तो उसने देखा कछुआ करीब करीब फिनिश लाइन पर पहुंच रहा है। वो फौरन दौड़ा, लेकिन तब तक कछुआ दौड़ जीत चुका था। खरगोश ने सीखा कि जल्दबाजी और गुरूर कामयाबी की जमानत नहीं, मुस्तकिल मिजाजी और धीरे धीरे कोशिश करना ज्यादा अहम है। इस तरह कछुआ और खरगोश की कहानी हमें ये सबक देती है कि सब्र और मेहनत हमेशा कामयाबी का राज होते हैं। कशफ एक छोटी सी लड़की थी जो ज़्यादातर खाने में चावल, रोटी और दाल खाती थी। वो फ्रूट कभी नहीं खाती थी क्योंकि उसे फ्रूट का जायका पसंद नहीं आता था। उसकी फुफ्फो, जो बहुत मेहरबान थी, ने कशफ को फ्रूट खाने की आदत डालने का फैसला किया। एक दिन फुफ्फू ने कशफ को खूबसूरत प्लेट में से मुख्तलिफ रंगों के फल निकालकर बताया, कशफ, ये देखो, ये आम है, सेब है और केला भी है। फल ना सिर्फ मीठे होते हैं बल्कि सेहत के लिए बहुत फायदेमंद भी होते हैं। कशफ ने कहा, फुफ्फो, मैं फ्रूट खाती नहीं, मुझे जायका अच्छा नहीं लगता। फुफ्फो ने मुस्कुराकर कहा, चलो पता करते हैं कि तुम्हें कौन सा फल पसंद आएगा। फुफ्फो ने सबसे पहले कशफ को केला दिया। कशफ ने चखा मगर उसके पसंद न आया। फिर फुफ्फो ने आम दिया। कशफ ने थोड़ा खाया और कहा, ये तो मीठा है लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा लग रहा है। आखिर में फुफ्फो ने कशफ को सेब के चंद छोटे टुकड़े दिए। कशफ ने धीरे धीरे खाकर कहा, सेब तो जायके में अच्छा है। फुफ्फो ने कहा, देखो, तुमने फ्रूट का मज़ा चखा। अगर तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा फ्रूट खाओ तो तुम्हारी सेहत भी अच्छी रहेगी और तुम्हें तवानाई भी मिलेगी। उस दिन के बाद कशफ ने फल खाना शुरू कर दिया और फुफ्फो की मोहब्बत भरी हिदायत को कभी नहीं भूला। कदीम जमाने में सेब का एक बड़ा दरख्त था। उस दरख्त के करीब ही एक छोटा लड़का रहता था। उस लड़के को रोजाना उस दरख्त के पास आना और खेलना अच्छा लगता था। वो उस दरख्त के ऊपर चढ़ जाता और उसके फल तोड़ तोड़ कर खाता और फिर उसके साए में सो जाता। वो लड़का उस दरख्त को बहुत चाहता था और इसी तरह उस दरख्त को भी उस लड़के के साथ खेलना अच्छा लगता। वक्त गुजरता रहा और लड़का बड़ा हो गया। अब वो पहले की तरह रोजाना उस दरख्त के पास खेलने नहीं आता था। एक रोज वो नौजवान दरख्त के पास आया। वो मायूस लग रहा था। दरख्त ने उससे कहा, आओ मेरे साथ खेलो। नौजवान ने उससे कहा, अब मैं बच्चा नहीं रहा, अब मैं दरख्तों के इर्द गिर्द नहीं खेलता। मुझे कुछ खिलौने चाहिए और उन्हें खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है। उस वक्त दरख्त ने कहा,
मुझे अफसोस है, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मेरे ऊपर जो सेब लगे हुए हैं, तुम उन्हें तोड़कर बेच सकते हो। इसके बाद तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा। नौजवान बहुत खुश हुआ और उसने दरख्त के सभी सेब तोड़े और खुशी खुशी चला गया। सेब तोड़ने के बाद नौजवान वापस नहीं आया तो दरख्त को मायूसी हुई। एक दिन वो नौजवान आया। अब वो जवान हो चुका था। दरख्त बहुत खुश हुआ। उसने जवान से कहा, आओ मेरे साथ खेलो। हस्बे तवक्को उसने इनकार कर दिया। मेरे पास खेलने का वक्त नहीं है, मेरे लिए जरूरी है कि मैं अपने कम्बे के लिए काम करूं। हमें रहने के लिए एक मकान की जरूरत है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? दरख्त ने उससे कहा, अफसोस है, लेकिन मेरे पास कोई घर नहीं है। फिर भी अपना घर बनाने के लिए तुम मेरी टहनियां काट सकते हो। उस आदमी ने दरख्त की सारी टहनियां काट लीं और खुशी खुशी चला गया। उसे खुश देखकर दरख्त खुश था, लेकिन उस वक्त के बाद आदमी उसके पास वापस नहीं लौटा तो दरख्त को फिर से तन्हाई और मायूसी का एहसास होने लगा। एक दिन फिर जब धूप निकली हुई थी और गर्मी भी ज्यादा थी, वो शख्स आया। उसे देखकर दरख्त खुश हो गया और हस्बे आदत उससे कहा कि आओ मेरे साथ खेलो। आदमी ने कहा कि मैं बड़ा हो गया हूं और चाहता हूं कि समंदर में सफर करूं ताकि खुशहाल हो जाऊं। क्या आप मुझे एक कश्ती दे सकते हैं? दरख्त ने कहा, मेरे तने से अपनी कश्ती बना लो, इससे तुम दूर तक सफर कर लोगे और खुशहाल हो जाओगे। आदमी ने कश्ती बनाने के लिए दरख्त का तना काटा और समंदरी सफर के लिए निकल पड़ा और काफी जमाने तक नहीं लौटा। सालों बाद वो शख्स फिर आया। दरख्त ने उससे कहा, मेरे बेटे, मुझे अफसोस है, लेकिन मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है जो मैं तुम्हें दे सकूं। तुम्हारे लिए एक सेब भी नहीं बचा है। उस आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास उसे खाने के लिए दांत ही नहीं है। दरख्त ने कहा, मेरा तना भी नहीं बचा कि तुम उस पर चढ़ सको। उस शख्स ने कहा, उस पर चढ़ने की अब मेरी उम्र नहीं रही। दरख्त ने कहा, और उसकी आंखों से आंसू जारी थे, हकीकत में मैं अब तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। आखिरी चीज जो मेरे पास है वो मेरी जड़ें हैं। उस वक्त उस आदमी ने कहा, अब मुझे ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, अब मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहां मैं आराम कर सकूं। जिंदगी भर काम कर करके मैं थक चुका हूं। पुराने दरख्त की जड़ टेक लगाने और आराम करने के लिए सबसे बेहतर जगह है। तब दरख्त ने उससे कहा, आओ मेरे पास बैठो और आराम करो। आदमी बैठ गया। दरख्त खुश था और उसकी आंखों से आंसू जारी थे। वो बच्चा आप खुद हैं और सेब का वो दरख्त आपके वालिदैन हैं। नसीहत, दरख्त वालिदैन की तरह है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें उनके साथ खेलना अच्छा लगता है, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और उसी वक्त वापस आते हैं जब हमें उनसे कोई ज़रूरत होती है। और कुछ भी हो जाए, वालिदैन कभी भी अपनी कीमती से कीमती चीज़ अपने बच्चों को देने में तरद्दुद नहीं करते, जो उनकी आंखों में बच्चे ही रहते हैं।